हेलो एस्पिरेंट्स, मैं गुलशन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं कौटिल्य पीसीएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 4 जो कि है न्यायपालिका से संबंधित। इसके पहले 3 चैप्टर्स का वीडियो आपके लिए अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जाके जरूर देखें, अच्छे से रिवाइज करें उसे। 6 और 7 का पॉलिटिकल साइंस भी हमने अच्छे से डिस्कस किया हुआ है आपके साथ, आप उसे भी जाके देख सकते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो जेट एग्जाम की तैयारी हो, चाहे वो जेपीएससी एग्जाम की तैयारी हो, चाहे वो बिहार पीसीएस हो या फिर यूपी पीसीएस हो या फिर यूपीएससी हो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको अपने बेसिक को बहुत ज्यादा स्ट्रांग करने की आवश्यकता है। और बेसिक को स्ट्रांग करने का एकमात्र उपाय है एनसीईआरटी को बिल्कुल अच्छे से करके जाना। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं न्यायपालिका के बारे में, बिल्कुल इसके बेसिक फैक्ट्स को, बेसिक समझ को हम लोग डेवलप करेंगे यहाँ पर। और ये सभी चैप्टर्स जो है ये मेंस के नजरिए से भी बहुत खास होने वाला है। आप किसी भी स्टेट पीसीएस या यूपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हो, इन चैप्टर्स को बिल्कुल ध्यान में रखना अनिवार्य होता है, ताकि यहाँ से आप बिल्कुल अपने किसी भी मेंस क्वेश्चन का इंट्रो लिख सको आसानी से। तो आइए हम लोग डिस्कस करना शुरू करते हैं इस चैप्टर को। और इसे शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे फटाफट से शेयर कर दें। न्यायपालिका क्या होती है, कैसे काम करती है, हम इन सभी चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले भारत में कानून का शासन चलता है, आपको ये पता है। और कानून का शासन का मतलब क्या है कि सभी लोगों पर एक समान रूप से हर कानून काम करेगा, यानी कि किसी को भी इसमें कोई विशेष छूट नहीं दिया जाना चाहिए। ये निर्धारित करना काम किसका है? कानून का शासन, जो कि कानून का शासन चलता है संविधान के अकॉर्डिंग। और ये पूरी व्यवस्था को न्याय व्यवस्था कहा जाता है ना। और आपको पता होना चाहिए संविधान का अंतिम व्याख्याकर्ता इसका किसे माना गया है? तो अंतिम व्याख्याकर्ता माना गया है सर्वोच्च न्यायालय को, है ना, यानी कि न्यायालय को। तो इसलिए न्याय व्यवस्था काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, उसे समझना, उसे जानना, उसे पढ़ना और उसके इंपॉर्टेंट कामों को याद रखना। न्यायपालिका की क्या भूमिका होती है हम वो देख लेते हैं। न्यायपालिका बहुत सारे काम करती है ना, ताकि किसी पर कोई अत्याचार ना हो। देखिए यहाँ एग्जांपल से आपको समझाया गया है, किसी के अधिकारों का हनन ना हो। इन सभी कामों को सुनिश्चित करने का काम, हर किसी को न्याय मिल सके, ये सभी सुनिश्चित करने का काम किसका होता है? न्यायपालिका का। तो न्यायपालिका के कामों को यहाँ निम्नलिखित भागों में बांटकर हम देख सकते हैं। पहला है विवादों का निपटारा। विवादों का निपटारा किसके किसके बीच? अगर नागरिकों के बीच में विवाद है तो भी उसे निपटाएगी हमारी न्यायपालिका। नागरिक और सरकार के बीच में विवाद हो, दो राज्य सरकारों के बीच में विवाद हो, या फिर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में विवाद हो, इसे निपटाने का काम कौन करती है? न्यायपालिका। ये याद रखेंगे न्यायपालिका की भूमिका में। पहला भूमिका क्या है? विवादों का निपटारा करना। दूसरा है न्यायिक समीक्षा। अगर कोई कानून बनता है या उस कानून के आधार पर ये चेक करना कि कानून के आधार पर नागरिकों के किसी अधिकार का हनन तो नहीं हो रहा है ना, ये चेक करना न्यायिक समीक्षा कहलाता है। या फिर अगर सर्वोच्च न्यायालय ने अपना कोई निर्णय दिया हो और इस निर्णय को ही बाद में रिव्यू कर रहा हो तो उसे भी न्यायिक समीक्षा ही कहा जाता है। यानी कि न्यायिक समीक्षा सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि जो कानून बनाया जा रहा है या जो निर्णय दिया जा रहा है उसके द्वारा नागरिकों के किसी समूह को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, ये चेक करने के लिए न्यायिक समीक्षा का काम किया जाता है। तो दूसरा महत्वपूर्ण भूमिका न्यायपालिका का क्या है? न्यायिक समीक्षा करना। और तीसरा है कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन। मौलिक अधिकार जो लागू किए जाते हैं नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए, वो सही तरीके से समाज में लागू है या नहीं, ये भी चेक करने का काम हमारे न्यायपालिका की है। और कानून की रक्षा यानी कि प्रत्येक चीज बिल्कुल व्यवस्था के अनुसार, जो विधि बताई गई है उसके अनुसार से काम करे, उसे ही कानून का शासन कहते हैं। और इसके सामने किसी को भी बड़ा छोटा ऊंचा नीचा नहीं माना जाता है। इसे बिल्कुल सुनिश्चित करने का काम भी हमारी न्यायपालिका करती है। तो न्यायपालिका क्या है और न्यायपालिका की भूमिका आप पढ़ चुके हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। 26 जनवरी 1950, ये डेट आप याद रखेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि स्वतंत्र न्यायपालिका होता क्या है। जैसा कि आप जानते हैं भारत के संविधान में एक स्वतंत्र न्यायपालिका की
चर्चा की गई है, यानी कि ये विधायिका और कार्यपालिका से बिल्कुल अलग होती है या इनकी शक्ति अलग होती है, इस पर कोई नियंत्रण नहीं लगा सकता है। सरकार के ये 3 महत्वपूर्ण अंग हैं, कौन-कौन से? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन तीनों की शक्तियाँ अलग-अलग होती है। विधायिका कुछ हद तक कार्यपालिका को नियंत्रित कर सकती है, लेकिन न्यायपालिका जो है वो बिल्कुल स्वतंत्र होती है। तो स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या अर्थ है, उसे हम यहाँ देखते हैं। तो न्यायपालिका को पूरी तरीके से स्वतंत्र रखा गया है और ये स्वतंत्र रखने के लिए कौन से सिद्धांत को अपनाया गया है, वो है शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का बंटवारा संविधान का एक बुनियादी पहलू है और शक्तियों के बंटवारे का अर्थ क्या है कि विधायिका और न्यायपालिका जो है ये विधायिका और कार्यपालिका जो है ये न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे सकती है, जैसा कि हमने अभी आपके साथ डिस्कस किया था, है ना? तो स्वतंत्र न्यायपालिका का अर्थ क्या है? न्यायपालिका बिल्कुल स्वतंत्र तरीके से, बिल्कुल इंडिपेंडेंट तरीके से, किसी के इन्फ्लुएंस में आके कोई काम नहीं करेगी। इसे निर्धारित करना, इसे सुनिश्चित करना ही न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है ना? इस बंटवारे को दुरुस्त रखने के लिए क्या प्रावधान अपनाया जाता है? उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है, उसमें भी सरकार की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए। इससे निर्धारित होता है कि न्यायपालिका में किसी का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। इसीलिए आप देखते हैं जब भी ऐसा कोई प्रणाली लाया जाता है जो कोलेजियम प्रणाली के विरुद्ध में हो। कोलेजियम प्रणाली क्या है? न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित एक प्रावधान है जिसे कोलेजियम प्रणाली कहते हैं। इसे हम आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। जब भी इसके खिलाफ में कोई प्रावधान ऐसा लाया जाता है, जैसे एनजेएसी लाया गया था 2014 में, इसे भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप मानते हुए इसे रद्द कर दिया था। इसलिए क्योंकि न्यायपालिका हमेशा यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि उस पर सरकार का किसी तरीके से कोई दबाव न हो या कोई हस्तक्षेप न हो। इसलिए कोलेजियम प्रणाली जैसे प्रावधान अभी भी जीवित हैं। हालांकि इसकी भी बहुत सारी आलोचना की जाती है, उन आलोचनाओं को हम बाद में देखेंगे, इस चैप्टर से उसका संबंध नहीं है। तो जो अदालतें स्वतंत्र होती है उनमें बहुत ज्यादा शक्तियां भी होती हैं, क्योंकि वो शीर्ष पर होती हैं, है ना? अदालत जो है ये शीर्ष पर होता है और यही डिसाइड करता है कि विधायिका और कार्यपालिका के द्वारा जो कानून बनाया जा रहा है और लागू किया जा रहा है वो उपयुक्त है या नहीं। अगर वो दुरुपयोग किया जा रहा है उनकी शक्तियों का, तो वो मौलिक अधिकारों की रक्षा के नाम पर उन पर हस्तक्षेप कर सकती है या संविधान के मूल ढांचे के आधार पर उन कानूनों पर हस्तक्षेप कर सकती है। तो स्वतंत्र न्यायपालिका यानी कि न्यायपालिका अपनी स्वतंत्रता को कैसे सुनिश्चित करने का प्रयास करती है, उसे आप दर्शा सकते हैं यहाँ जो हमने डिस्कस किया है उसके माध्यम से। अब भारत में देखते हैं अदालतों की संरचना कैसी है ना? सबसे पहले हमने जाना न्यायपालिका क्या होता है, न्यायपालिका स्वतंत्र कैसे है, न्यायपालिका का भूमिका क्या है, न्यायपालिका किस तरीके से काम करती है। अब हम देखते हैं भारत में अदालतों की संरचना कैसी है। तो 3 अलग-अलग स्तर पर न्यायपालिका की संरचना है, आपको पता होना चाहिए। सबसे ऊपर में कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। अगर आप देखेंगे यहाँ सबसे ऊपरी स्तर पर केवल एक अदालत, यानी कि ये कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। सबसे नीचे अगर पूछा जाए तो वो है अधीनस्थ न्यायालय, है ना? जो कि जिला स्तर पर होता है, इसे हम क्या कहते हैं? अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं। और बीच में एक होता है जिसे हम कहते हैं उच्च न्यायालय, जो कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है। यानी कि जिला न्यायालय जिसे अधीनस्थ न्यायालय भी कहा जाता है, इसके ऊपर उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के ऊपर एक होता है सर्वोच्च न्यायालय। जिला न्यायालय जो है या अधीनस्थ न्यायालय है, इनकी संख्या अलग अलग होती है। प्रत्येक राज्य में एक जिला है, तो हो सकता है जितने जिले उतने अधीनस्थ न्यायालय, और प्रत्येक राज्य के लिए केवल एक उच्च न्यायालय। ठीक है, केवल एक उच्च न्यायालय। और सुप्रीम कोर्ट तो केवल एक ही है, आपको पता होना चाहिए, है ना? अगर सर्वोच्च न्यायालय अपना कोई फैसला देता है तो उसे बाकी सारी अदालतें मानने के लिए बाध्य होती हैं। ये तथ्य आप जरूर याद रखेंगे। साथ ही साथ यहाँ सतत विकास लक्ष्य 16 की चर्चा की गई है, जो बात करता है शांति, न्याय और सशक्त संस्थाओं के बारे में। तो इन सभी तथ्यों को याद रखना है। अदालतों की संरचना त्रिस्तरीय है। सबसे नीचे कौन आती है? जिला न्यायालय, उसके ऊपर उच्च न्यायालय और उसके ऊपर सर्वोच्च न्यायालय। साथ ही साथ हमने आपको बताया कि सर्वोच्च न्यायालय जो फैसला देती है उसे अन्य सभी न्यायालय मानने के लिए बाध्य होते हैं। उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले 1862 में किया गया था। कलकत्ता, बंबई और मद्रास में
दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में की गई थी, इसे आप जरूर याद रखेंगे। ठीक है, तो उच्च न्यायालय के बारे में यहाँ आपको जो जानकारी दिया जा रहा है, यहाँ से प्रीलिम्स में सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसे याद रखेंगे। ठीक है, पूर्वोत्तर राज्य में 4 राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है, ये यहाँ पर आपको बताया गया है। इसका मतलब है कि उच्च न्यायालय या तो किसी एक राज्य के लिए सेपरेट है, या उसमें 2 राज्य हैं, 2 राज्य कुछ केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल हैं। ऐसे तथ्यों को याद रखना होगा, आप मेंस आंसर राइटिंग में इन्हें लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल के माध्यम से बताया गया है अदालतें कैसे अपना निर्णय सुनाती है, अदालतों के निर्णय में क्या खास होता है ना। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या हर व्यक्ति अदालत की शरण में जा सकता है? तो बिल्कुल बिल्कुल, हर व्यक्ति अदालत से न्याय मांगने का अधिकार रखता है, लेकिन हर व्यक्ति अदालत की शरण में पहुंच नहीं सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी बाधाएं हैं। कोई गरीब है, किसी के पास समय नहीं है, किसी के पास पैसे नहीं है। इसलिए क्या किया गया कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एक पीआईएल को इंट्रोड्यूस किया गया 1980 के दशक में, है ना। पीआईएल के माध्यम से क्या होता है, जनहित याचिका, पहले हम लोग उससे डिस्कस करते हैं, उसके बाद इस वाले टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, 1 मिनट रुकेंगे। देखिए, जनहित याचिका एक इंट्रोड्यूस किया गया, और जनहित याचिका के हाँ यहाँ पर है, जनहित याचिका 1980 के दशक में इसे विकसित किया गया, है ना। अब ये जनहित याचिका क्यों है, नाम से ही आपको पता चल रहा है, जन मतलब लोग और हित मतलब कल्याण, लोगों का कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए पीआईएल को इंट्रोड्यूस किया गया 1980 के दशक में। कोई भी व्यक्ति या संस्था जो है ये पीआईएल दायर कर सकता है किसी भी ऐसे आदमी की तरफ से जिसके बारे में ऐसा लग रहा हो कि उनके अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। और अब सर्वोच्च न्यायालय जो है, अगर सर्वोच्च न्यायालय के नाम पर पत्र या टेलीग्राम भेजा जाता है तो उसे भी पीआईएल के रूप में सर्वोच्च न्यायालय कंसीडर करती है। ये लाइन बहुत बार यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, तो ये ऐसे लाइंस को भी जरूर याद रखना होगा आपको। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है अपने निर्णय में कभी कुछ अच्छी न्यूज निर्णय भी दे देता है, कभी कभी उसका निर्णय गलत भी हो जाता है। जैसे मिड डे मील से संबंधित जो निर्देश दिया गया था 2001 में, इसे पॉजिटिव दर्शाया गया है। मेंस आंसर राइटिंग जब आप करते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट आपको दिखाने होते हैं। लेकिन कुछ मामले ऐसे भी हैं जहां सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों ने गरीबों के साथ अन्याय किया है, जहां की झुग्गी झोपड़ी को हटाने से संबंधित कुछ फैसले ऐसे हैं जो कि अदालत के संवेदनशीलता पे सवाल उठाती है ना। तो इन सभी चीजों को याद रखना होगा अगर आप मेंस आंसर राइटिंग करना चाहते हैं। प्रीलिम्स के नजरिए से जो इंपॉर्टेंट है वो आपको बताया जा चुका है, जैसे सुप्रीम कोर्ट कहां पर है, उसके अधीनस्थ न्यायालय, उच्च न्यायालय, उनकी संरचना, उसकी भूमिका, ये सभी आपके साथ डिस्कस किया जा चुका है। इससे संबंधित एमसीक्यू भी आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। हम 5 चैप्टर कंप्लीट करने के बाद पांचों चैप्टर के एमसीक्यू को आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ, चैप्टर को रिवाइज करते रहिए। अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैप्टर का शॉर्ट नोट्स बना के आप उसे मेंस के लिए भी रेडी कर सकते हैं। और हम बहुत जल्दी अपने इस चैनल पर मेंस मॉड्यूल भी शुरू करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए अध्याय के साथ। थैंक यू, जय हिंद।